हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब बढ़िया? चलो बहुत बढ़िया। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है लॉरेंट्ज फोर्स। बट लॉरेंट्ज फोर्स पढ़ने से पहले हम एक डेरिवेशन कर लें, जो डेरिवेशन हमारा लास्ट 2 लेक्चर्स में होना चाहिए था बट मिस हो गया, उसको हम लोग आज कंप्लीट कर लेते हैं। कौन सा लेक्चर चल रहे हैं बच्चों हमारे आजकल? कि मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके ऊपर क्या होता है, उसके डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स क्या होते हैं। उसी में एक डेरिवेशन आता है बच्चों कि जब एक चार्ज पार्टिकल मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो प्रूव करो कि उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती। तो हम इसको मैथमेटिकली प्रूव कर देते हैं। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, पूछा जाता है। बट लॉजिकली इसको बताना तो बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगती है वो उसके मोशन के हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है ना। ये चार्ज पार्टिकल है, ये ऐसे जा रहा है और फोर्स लग रही है ऐसे। तो जब भी फोर्स मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगी तो मोशन की डायरेक्शन में तो फोर्स का कोई कंपोनेंट ही नहीं होगा। अगर बॉडी ऐसे जा रही है, अगर बॉडी ऐसे, बॉडी की वेलोसिटी इधर है कि बॉडी इधर जाना चाहती है लेकिन फोर्स उस पर लग रही है इधर, तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री। मान लो ये फोर्स है F, तो इधर क्या कंपोनेंट होगा? F cos 90। cos 90 होता है 0। भाई किसी भी वेक्टर का उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो कोई कंपोनेंट नहीं होता है ना। ओके, तो चार्ज की डायरेक्शन में तो उस पर कोई फोर्स लग नहीं रही, तो अगर उस डायरेक्शन में उस पर कोई फोर्स ही नहीं लग रही तो उसकी एक्सेलरेशन भी नहीं होगी। एक्सेलरेशन मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv²। तो जब v ही चेंज नहीं हो रहा तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होगी, बिकॉज इन डेरिवेशंस में हमने माना हुआ है बच्चों कि बॉडी का मास चेंज नहीं होता। तो आप कहोगे सर वो तो वैसे ही नहीं होता, लेकिन मैंने आपको समझाया था कि एल्बर्ट आइंस्टाइन की एक इक्वेशन है जिसके अकॉर्डिंग जब कोई बॉडी बहुत हाई स्पीड्स पकड़ती है कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट, तो उसका मास जो है बढ़ता है। बट हमने बोला हम वो वाला फैक्टर यहां पे इग्नोर कर देते हैं। और ये बात ये तो जो नॉर्मल बॉडीज हैं जो रोड पे चल रही हैं या रॉकेट्स हैं, जो भी चलती हुई बॉडी तुम्हें दिखाई देती है, उन सबके लिए तो इग्नोर ही करनी है, उनके लिए तो हम लोग बात ही नहीं करते। बट चार्ज पार्टिकल्स के लिए किसी टॉपिक में हम इस फोर्स की बात, इस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि उनका मास बढ़ सकता है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो चलते चलते काफी केसेस में बहुत ज्यादा स्पीड एक्वायर कर लेते हैं, क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट। तो उन पे आइंस्टाइन की उस इक्वेशन का फर्क पड़ता है कि उनका मास बढ़ता है, बट वो वाली पार्ट हम यहां पे इग्नोर कर रहे हैं। तो मास कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट होगी अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक, तो ये हमको लॉजिकली समझ में आ गई बात। इसको हम लोग मैथमेटिकली प्रूव करें, चलो करते हैं। सिंस F और V जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट होगा 0। भाई डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? A डॉट B क्या होता है? AB cos थीटा। F और V के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो F डॉट V को क्या लिखोगे? FV cos 90। तो ये क्या होगा? 0, है ना। तो ये बात तो हमको पता है, यहां से हम लोग शुरुआत कर सकते हैं डेरिवेशन की। F डॉट V इक्वल टू 0। F क्या है? F होता है ma डॉट V इक्वल टू 0। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। अच्छा, एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं? एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं dv अपॉन dt। एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं dv अपॉन dt। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक, ओके। यहां पे अब आपको एक स्टेप याद रखना है कि आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड करके m/2 बाहर लिख के इस 2 को अंदर लिखें। और इसको ऐसे लिखो, ट्वाइस ऑफ दिस कैन बी रिटन एज dv बाय dt डॉट v प्लस v डॉट dv बाई dt। भाई डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, तो कौन सा पहले लिखता हूं कौन सा बाद में लिखता हूं फर्क नहीं पड़ता। a डॉट b और b डॉट a बराबर होते हैं, तो ये दोनों सेम ही टर्म्स हैं, जब ऐड होंगी तो ट्वाइस हो जाएगा इसका। बट हमने इसको ऐसे लिखा क्यों? क्योंकि जब हम इसको ऐसे लिखेंगे, बताओ डिफरेंशिएशन का डॉट प्रोडक्ट, सॉरी प्रोडक्ट रूल क्या होता है? डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल क्या होता है? मान लो यहां पे 2 वेक्टर्स हैं a और b में,
डॉट का डॉट रखना है और साथ में डिफरेंशिएशन का रूल भी लगाना है। मान लो मैं इनको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है? फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, है ना। तो ए एज इट इज बी का डेरिवेटिव और बी एज इट इज प्लस बी एज इट इज ए का डेरिवेटिव, और बीच में क्या आएगा? डॉट आएगा, क्योंकि यहां शुरू में डॉट था। कौन सा प्रोडक्ट आएगा? डॉट प्रोडक्ट आएगा। ठीक, ये रूल है। अब आप समझो, अब आप सोचो, मतलब कि अगर ए और बी दोनों ही वी हों, अगर ए और बी दोनों ही वी हों, तो ए की जगह भी यहां पे क्या लिखा? वी डॉट डीवी बाई डी टी, प्लस बी की जगह भी वी लिखा, वी डॉट डीवी बाय डी टी। ठीक, समझ में आई बात? ओके, यही आ गया, देखो, है ना। तो ये क्या है? ये है वी डॉट वी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो दिस डी बाई डी टी, दिस होल कैन बी रिटन एज द लाइक दिस, एंड डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। सो दिस इज वी इंटू वी, और ऑब्वियसली वी और वी के बीच में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। सो दिस इज व्हाट? दिस इज वी स्क्वायर। और अगर m/2 को अंदर ले जाएं, भाई कांस्टेंट को तो तुम डेरिवेटिव के अंदर ले जाओ, बाहर ले जाओ, उसको उठा के कहीं भी पटक दो बेचारे को, वो कुछ भी नहीं कहता, शरीफ है। कांस्टेंट बहुत शरीफ है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में, इक्वल टू 0। बट दिस इज व्हाट? दिस इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। तो यहां पे क्या बताया जा रहा है कि d बाई डी टी ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज 0, यानी काइनेटिक एनर्जी टाइम के साथ नहीं बदलती। भाई जिसका भी रेट ऑफ चेंज 0 है टाइम के साथ, मतलब वो बदल नहीं रही। रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है? कि समय के साथ ये चीज कितनी बदल रही है, तो इसका रेट ऑफ चेंज टाइम के साथ क्या है? 0, मतलब समय के साथ ये बदल ही नहीं रही। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? कांस्टेंट, है ना। या इसको इस तरीके से समझ लो कि जिस चीज का भी डेरिवेटिव 0 होता है वो कांस्टेंट होती है, या इसको ऐसे समझ लो कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेटिव 0 है तो मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। समझ में आई बात? ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको प्रिपेयर कर लेना। आगे बढ़ते हैं लॉरेंट्ज फोर्स की तरफ। लॉरेंट्ज फोर्स क्या है बच्चों? हमने फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, फिर हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा, और दोनों ही टॉपिक्स के अंदर हमने एक चीज देखी कि जब चार्ज पार्टिकल होता है इन फील्ड्स में तो उस पर फोर्स लगती है। डिफरेंस इतना है कि चार्ज पार्टिकल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में सिर्फ रेस्ट पे होता है तो भी फोर्स लगती है, मूविंग होता है तो भी फोर्स लगती है। अब रेस्ट पे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाई तो मूव ही करने लग जाएगा। ऐसा नहीं कि जब मूव करने लगेगा तो फोर्स लगनी बंद हो जाती है, तब भी लगती रहेगी। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगती है वो होती है क्यू वी बी साइन थीटा, है ना। वो क्या होती है? क्यू वी बी साइन थीटा। अच्छा, ये फोर्स तभी लगेगी जब v होगा। अगर v 0 है तो एफ भी 0 हो जाएगा। ये बात मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि मेन डिफरेंस ये है, जब एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में वो रेस्ट पे होगा तभी उस पे फोर्स लगेगी, मैग्नेटिक फील्ड में अगर वो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में वो रेस्ट पे होगा चाहे मूविंग होगा तभी उस पे फोर्स लगेगी। मैग्नेटिक फील्ड में सिर्फ तभी फोर्स लगेगी अगर वो मूव कर रहा होगा। अगर यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पे तुम एक चार्ज पार्टिकल को जस्ट लाके रख दो तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी। तुमने मैग्नेटिक फील्ड में चाहते हो कि चार्ज पार्टिकल फोर्स लगे तो उसको फेंकना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब चलाना पड़ेगा किसी तरीके से। दिखता तो है नहीं कि उठा के फेंक दे, ठीक। अच्छा, अब एक ऐसा रीजन इमेजिन करो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। ऐसा भी तो हो सकता है। एक जगह पर जैसे ये रूम है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, यहाँ पे ये वाली वॉल को पॉजिटिवली चार्ज कर दें, ये वाली वॉल को नेगेटिवली चार्ज कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी इस रूम में, है ना। और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकती है कि मैं यहाँ पे कोई करंट कैरिंग वायर ला के रख दूँ बड़ा सा, यहाँ बड़ा सा मैग्नेट ला के रख दूँ, तो उस बेचारे की वो कहाँ लेके जाएगा अपनी मैग्नेटिक फील्ड, उसकी भी तो इसी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो एक ऐसा स्पेस भी हो सकता है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो।
उस स्पेस में चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगी उसको बोलते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। सिंपल है ना, डिफाइन कर दें इसको। सो लॉरेंट्ज फोर्स इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन अ रीजन वेयर बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रेजेंट। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इन अ रीजन वेयर बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रेजेंट इज कॉल्ड लॉरेंट्ज फोर्स। ठीक है, ओके। देखो वेक्टर फॉर्म में इसकी बात करें कि जैसे एक रीजन है, एक चार्ज पार्टिकल मैंने उसमें रखा, और उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लो E और मैग्नेटिक फील्ड है B, और उसमें एक चार्ज पार्टिकल रखा Q। तो उस पे बताओ, रखा मतलब चल रहा है, क्योंकि रखेंगे तो फिर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स नहीं लगेगी। मान लो उसमें एक चार्ज पार्टिकल है Q जो V वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक, तो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितनी फोर्स लगेगी, QE, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से FB कितनी फोर्स लगेगी, Q V क्रॉस B, है ना, यही होता है फॉर्मूला। मान लो वो फील्ड के थीटा एंगल पे चल रहा है, तो लॉरेंट्ज फोर्स जो है, लॉरेंट्ज फोर्स F, वो क्या होगी, वो वेक्टर होगा इन दोनों का वेक्टर सम, जो कि क्या होगा, QE प्लस Q V क्रॉस B, Q कॉमन आ गया, E प्लस V क्रॉस B। समझ में आई बात? तो दिस इज कॉल्ड लॉरेंट्ज फोर्स। बस ऐड करना है, मतलब ऐड मतलब अलजेब्रिकली ऐड नहीं करना है, वेक्टर फॉर्म में ऐड करना है, क्योंकि फोर्स क्या होगी, रिजल्टेंट होगी ना, तो रिजल्टेंट की तरह ऐड करना है। वेक्टर साइन के साथ ऐड किया, वेक्टर साइन के साथ ऐड किया मतलब हम लोग क्या निकाल रहे हैं, रिजल्टेंट निकाल रहे हैं। दिस इज कॉल्ड लॉरेंट्ज फोर्स। समझ में आई बात? ओके, एग्जाम्पल देता हूं। जैसे मान लो एक रीजन है यहां पे एक सर्कुलर रीजन है ऐसे, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेन, तो हम क्रॉस से दिखा दें, इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस से, आउट ऑफ द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड, डॉट से। बहुत याद करा चुके हैं हम तुम्हें, क्रॉस 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 क्रॉस, ये ठीक। अच्छा, बहुत बढ़िया डायग्राम। इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। मान लो यहां पर एक मेटेलिक प्लेट है, यहां पर एक मेटेलिक प्लेट है, ये मेटेलिक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ये मेटेलिक प्लेट नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो बताओ बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी भूल तो नहीं गए, किधर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इधर, है ना, ठीक। समझ में आई बात? ओके, अब सोचो यहां से अगर एक चार्ज पार्टिकल, ये रहा चार्ज पार्टिकल, ये चार्ज पार्टिकल भैया हमारे प्लस Q इधर एंटर करे V वेलोसिटी से, तो देखें जरा ये किधर जाएगा। दोनों के लिए फोर्स लगाओ, रूल याद है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल पे फोर्स किधर लगती है, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में। मतलब पॉजिटिव चार्ज है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है। ये तो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो जैसे ये इधर एंटर करा, इस पे किधर फोर्स लगेगी, इस पे फोर्स लगेगी नीचे की तरफ, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है नीचे की तरफ, तो ये नीचे जाना चाहेगा। ओके, समझ में आई बात? ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड भी तो प्रेजेंट है वहां पे, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से किधर फोर्स लगेगी, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से किधर फोर्स लगेगी, जरा लगाओ। ये रही मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा चार्ज पार्टिकल ऊपर की तरफ। समझ में आई बात? इलेक्ट्रिक फील्ड है नीचे की तरफ, चार्ज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगती है। तो जैसे ही ये, या अरे सिर्फ यही नहीं है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, पूरे में इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ही ये एंटर करता है, इस पे नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगी, तो इसका पाथ ऐसा होगा, होता अगर, यहां भी हो सकता था, आगे भी जा सकता था, मतलब इस तरफ ये मुड़ता अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होती। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड की जो फोर्स इस पे लगेगी, उसकी डायरेक्शन तो हम लोग निकालते फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, चार्ज पार्टिकल इधर है, तो फोर्स उस पे ऊपर की तरफ लगेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड इस पार्टिकल को इधर मोड़ना चाहेगी,
है ना। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मोड़ना चाहेगी, मैग्नेटिक फील्ड इधर मोड़ना चाहेगी। अब ये किधर मुड़ता है वो डिपेंड करता है कि किस फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड वाली फोर्स एफ ई इधर ले जाना चाह रही है, वेक्टर सी तो है, और एफ बी इधर ले जाना चाह रही है। अगर तो मान लो एफ बी बड़ा होगा एफ ई से, तो नेट फोर्स आएगी ऊपर की तरफ, तो ये ऐसे चलता चलता इधर मुड़ जाएगा, ऐसे उतना नहीं मुड़ेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होती ना सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होती ज्यादा मुड़ता, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा है तो ये उतना नहीं मुड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसको एक तरीके से मुड़ने से रोक रही है कि भैया उधर नहीं जाना इधर आना, है ना। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती, मैग्नेटिक फील्ड कम होती, तो नेट इधर होता, ठीक। बट यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन है बच्चों कि अगर इंपॉर्टेंट सिचुएशन है तो ब्लैक से लिखेंगे भैया, अगर एफ बी फेसबुक और एफ वी पता नहीं क्या एफ वी नहीं सॉरी एफ पता नहीं, दिस इज नॉट फेसबुक, है ना। फोर्स एक्टिंग ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड अगर फोर्स एक्टिंग ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसको जितना नीचे खींचना चाह रही है, मैग्नेटिक फील्ड इसको उतना ऊपर खींचना चाह रही है, तो भाई सब कहीं नहीं जाएंगे, सीधे सीधे निकल जाएंगे, बिल्कुल सीधा सीधा निकल जाएगा ये, ठीक। वेलोसिटी इसकी बदलेगी नहीं, क्योंकि नेट फोर्स इस पे क्या रहेगी, जीरो। वो सिचुएशन क्या होगी, एफ बी क्या होगा इस पे, क्यू वी बी, वी और बी 90 डिग्री पे, साइन 90 इक्वल टू एफ ई क्या होगा, क्यू ई, क्यू से क्यू कट गया, वी क्या होगा, ई बाय बी, है ना, वी क्या होगा, ई बाय बी। अब ये क्यों निकाला हमने, मैं बताता हूं, मैं ही बताऊंगा और कौन बताया, मैं ही पढ़ा रहा हूं, मैं बताता हूं। इस सिचुएशन में हमें पता लगा कि अगर दोनों फोर्सेस बराबर हैं तो ये ट्रू होगा, और फिर ये ट्रू होगा, और इसके ट्रू होने से ये बात ट्रू होगी, है ना। इसका मतलब है कि अगर सोचो जरा दिमाग लगाओ, अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और मैग्नेटिक फील्ड बी है, जिनके मैग्नीट्यूड्स हमको मालूम है, तो यहां से हमने बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स फेंके, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स ऐसे फेंके, लेकिन जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वही सीधा जाएगा, जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी वही सीधा जाएगा, बाकी तितर बितर हो जाएंगे, क्योंकि उनके लिए कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, किसी के लिए एफ बी ज्यादा हो, किसी के लिए एफ ई ज्यादा होगा, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इसी से तो ये आई है, तो ये भी सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब है हम चार्ज पार्टिकल फेंकने से पहले ही ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा चार्ज पार्टिकल जो है वो ही स्ट्रेट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मुझे मालूम हो कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है 10,000 न्यूटन पर कूलम और मैग्नेटिक फील्ड है 10 टेस्ला, मान लो मुझे मालूम हो पहले से, तो जरा यहां पुट करके देखो, यहां पे अगर मैं पुट करता हूं वी ई बाई बी करके क्या आएगा, एक जीरो से जीरो कटेगी, 1000 मीटर पर सेकेंड। तो एक बात तो पक्की है बच्चों कि हमने जितने भी चार्ज पार्टिकल ऐसे करके फेंके उनमें से केवल वही सीधे जाएंगे जिनकी वेलोसिटी कितनी है, 1000 मीटर पर सेकेंड, है ना, बाकी इधर उधर मुड़ जाएंगे। तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस की बात आती है विच इज कॉल्ड वेलोसिटी सिलेक्टर, नाम से आपको समझ जाना चाहिए। वेलोसिटी सिलेक्टर क्या है कि किसी अब हमें थोड़ी पता है कि कौन सा चार्ज पार्टिकल कितनी वेलोसिटी से आ रहा है, तो अगर मुझे छांटना हो कि इसमें से इतने सारे चार्ज पार्टिकल आ रहे हैं, मुझे सिर्फ वो अलग करने हैं, वो सिलेक्ट करने हैं जिनकी वेलोसिटी है 1000 मीटर पर सेकेंड, तो मैं उनको ऐसे रीजन से गुजारूं जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से 1000 टाइम्स ज्यादा हो, तो ये रेशियो आएगी 1000, तो सिर्फ वही चार्ज पार्टिकल सीधा जाएगा जिसकी वेलोसिटी कितनी होगी 1000 मीटर पर सेकेंड। तो मैं समझ जाऊंगा अच्छा ये वाला सीधा आया है तो ये 1000 मीटर पर सेकेंड वाला चार्ज पार्टिकल, हेंस वेलोसिटी सिलेक्टर या वेलोसिटी फिल्टर भी बोल सकते हो। छान ही तो रहा है ये, तुम इधर आधे इधर और जो सीधा आया वो है उतनी वेलोसिटी का जो ई बाई बी आपको दे रहा है। ई और बी की वैल्यू तो आपको पहले से पता होगी। समझ में आई बात? तो ये लॉरेंट्ज फोर्स का टॉपिक था बच्चों, और इससे पहले जो डेरिवेशन था उसे अच्छे से कर लेना। वेलोसिटी सिलेक्टर इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझ लेना। नोट्स का लिंक आपको मैं देता ही हूँ, वहाँ से जाके इसको पढ़ लेना। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।